Hello guys, welcome to NKL classes. My name is Naval Kishore Lodhi and in this video we are going to discuss about the strategy for doing preparation for your examinations of Dr. Bhimrao Ambedkar University which is also formerly known as the आगरा यूनिवर्सिटी। तो अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी या फिर अगर मैं कहूँ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपका बहुत अधिक हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि हमें अपने इंग्लिश पेपर की तैयारी करने के लिए किस प्रकार के कंटेंट को पढ़ने की ज़रूरत है, क्या चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए, और फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीए इंग्लिश पेपर को, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर आपको अपने सिलेबस में देखें, मैंने पार्ट सेकंड को यहाँ पर मैं फोकस कर रहा हूँ। मतलब अगर आप सेकंड ईयर के सिलेबस को कंसीडर करें, हालांकि देखो चीज़ें सभी में एक जैसी ही रहेंगी, बस मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लेने के लिए सेकंड ईयर का सिलेबस अडॉप्ट किया है। तो सेकंड ईयर में अगर आप देखेंगे, एक आपको नोवेलेट दी गई है जिसका नाम है एनिमल फार्म, राइट। इसके अलावा और आगे अगर मैं कहूँ तो आपको कुछ ऐसे दिए गए हैं और टोटल नंबर ऑफ ऐसे हैं 6, राइट। इसके बाद में आपको ग्रामेटिकल पोर्शन दिया गया है और ग्रामेटिकल पोर्शन में आपको दिया गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा आपके पंक्चुएशंस का यूसेज, सीवी राइटिंग एंड और आपको दिया गया है इसके अलावा idioms एंड फ्रेजेस, राइट। तो idioms एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यूसेज ऑफ पंक्चुएशन एंड सीवी राइटिंग के जो कंसेप्ट हैं उन पे बेसिस आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो टोटल एमसीक्यूज फॉर्म में होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके पास 100, और इन 100 क्वेश्चंस में से आपको केवल और केवल 50 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, राइट। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? ओनली 50। और एक चीज याद रखिएगा कि आप शुरुआत से लेकर के अंत तक जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, हालांकि ये आपके ऊपर है, लेकिन यूनिवर्सिटी के द्वारा जो शुरुआत के 50 क्वेश्चंस हैं उन्हीं को आपके मार्किंग के लिए कंसीडर किया जाएगा, राइट। तो आप शुरुआत में जो भी क्वेश्चंस को आंसर करें उन्हें बहुत अच्छे से आंसर्स करें, और अगर आपको कन्फ्यूजन है तो उसे छोड़ करके अगला क्वेश्चन आंसर करें, या फिर आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम टोटल टाइमिंग की बात करें तो आपके पास में टोटल टाइम होगा 1.5 आवर, राइट। मतलब 1.5 घंटे का समय होगा और 1.5 घंटे में ही आपको ये टोटल 50 एमसीक्यूज के आंसर करने होंगे और ये 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 100। तो यहाँ पर सबसे मेन जो टॉपिक आज का है कि हमें इस पर्टिकुलर लिटरेरी सेक्शन से क्या पढ़ना चाहिए ताकि हम अधिक से अधिक नंबर स्कोर कर सकें, अपना अच्छा रिजल्ट ला सकें। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर आप लिटरेचर का कोई भी एग्जाम दें, वो भले ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या फिर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हो, जैसे कि अभी कोरोना टाइम में हो रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे अधिक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको रहेंगे। मैं यहाँ पर लिखते जाता हूँ ताकि आपको भी समझने में आसानी रहेगी और आप उसे बाद में ध्यान भी रखेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर वर्क है तो वो किसके द्वारा लिखा गया है, राइट। तो इसके राइटर का आपको नाम अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद में दूसरी अगर मैं और आगे बात करूं तो नेक्स्ट आता है पब्लिकेशन के बारे में, राइट। तो यहाँ पर पब्लिकेशन में आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो आपको पर्टिकुलर ईयर ध्यान रखना है, और अगर हम ऐसे की बात करें तो कई बार क्या होता है कि ऐसे इसको कलेक्टिव वे में, मतलब एक पर्टिकुलर बुक के फॉर्म में पब्लिश करवाया जाता है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर बुक का एक छोटा सा पार्ट होता है ऐसे। तो वो पर्टिकुलर आपको वर्क का नाम प्रॉपरली याद रखना होगा। जैसे अगर आपके सिलेबस में हम देखें तो ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कहीं से लिए गए हैं, तो
तो एग्जैक्टली उन्हें कहाँ से लिया गया है या फिर वो किस पर्टिकुलर वर्क का पार्ट है वो आपको ध्यान रखना होगा, और ये पर्टिकुलर वर्क कब पब्लिश हुआ था, राइट। तो आपको इसका पब्लिकेशन ईयर भी याद होना चाहिए और साथ ही साथ उसका पर्टिकुलर वर्क याद होना चाहिए जहां से ये अडॉप्ट किया गया है। आगे नेक्स्ट आपको जो चीजें ध्यान देनी होती हैं वो है आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स एंड फिगर्स या फिर फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन एक प्रकार से कह सकते हैं। अब देखो फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। जैसे अगर मैं एसेज की बात करूं तो आपके सिलेबस में एक ऐसे है दी लॉज ऑफ नेचर। अब यहां पर इस पर्टिकुलर ऐसे में जो यहां पर मैंने ऐसे का नाम लिखा है दी लॉज ऑफ नेचर, अगर आप इस पर्टिकुलर ऐसे को कंसीडर करेंगे तो सबसे पहले इसमें डिफाइन किया गया है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉ, ह्यूमन लॉज, डिवाइन लॉज, नेचुरल लॉज, राइट। और फिर उसे भी और आगे फर्दर कैटेगराइज किया है। नेचुरल लॉज को भी आगे 2 प्रकार से कैटेगराइज इन्होंने किया है, एक तो है क्वांटिटेटिव लॉज और दूसरा है आपका क्वालिटेटिव लॉज, राइट। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा कि ओवरऑल टाइप्स के कितने ऐसे मतलब टाइप्स होते हैं जिन्हें हम लॉज को डिवाइड कर सकते हैं, फिर उनके आगे सब टाइप्स क्या हैं। अगर आपको कोई एक एग्जाम्पल दे दिया जाए, जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया गया है कि जनरली जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके 2 कान होते हैं, राइट। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि हर एक ह्यूमन बीइंग के 2 ही कान हो। ऐसे भी बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जिनके 1 ही कान होता है या फिर 2 से अधिक कान होते हैं। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये जो एग्जाम्पल अभी ऊपर दिया गया है या फिर जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया है वो किस प्रकार का लॉ है। वो डिवाइन लॉ है, राइट, या फिर क्वांटिटेटिव नेचुरल लॉ है, या फिर क्वालिटेटिव नेचुरल लॉ है, या फिर ह्यूमन लॉ है, राइट। तो यहां पर आपको इस प्रकार से कोई भी 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उन ऑप्शंस में से आपको पिक करना होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, राइट। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब और आगे देखिए, तो यहां पर इस प्रकार की जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपसे पूछी जा सकती है। यहां पर एक और एग्जांपल दिया गया है वाटर एंड मरकरी। तो इनकी डेंसिटीज के बारे में डिस्कशन किया गया है। अगर यहां से आपको कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए वाटर एंड मरकरी की जो डेंसिटीज होती हैं उनका आपस में रेशियो क्या है, राइट, तो आपको रेशियो ध्यान रखना होगा। इसके अलावा इस पर्टिकुलर अगर मैं ऐसे की बात करूं दी लॉज ऑफ नेचर, तो इसमें ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद करने होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप केवल और केवल स्टोरी याद ना करें, क्योंकि स्टोरी याद करना हेल्प करता है जब आपको डेस्क्रिप्टिव आंसर लिखना हो। अगर आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस के आंसर करने हैं तो सबसे बेहतर रहेगा कि आप इस प्रकार की छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दें। और आगे देखें, यहां पर आपको हो सकता है कि जैसे करेक्टर्स पे कोई क्वेश्चन आ जाए। जैसे आपने एक ऐसे पढ़ा होगा चिल्ड्रन एट प्ले, राइट। तो चिल्ड्रन एट प्ले में आपको कुछ करेक्टर्स के नेम दिए गए हैं। अब उन करेक्टर्स के आपस में रिलेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। वो करेक्टर्स क्या एस्पिरेशंस रखते हैं। जैसे हैरियट की अगर हम बात करें तो हैरियट क्या बनना चाहती है आगे, वो आपको बताना होगा। उसके जो और रिलेटिव्स हैं वो क्या सोचते हैं, कौन क्या बनना चाहता है, किसका क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बन सकता है। या फिर अगर मैं और आगे अगर नोबेलिटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको देखो कई करेक्टर्स आ जाते हैं। जैसे नेपोलियन है, बेंजामिन है, ओल्ड मेजर है, मिस्टर जोन्स है, स्क्वेलर है, राइट। इसके अलावा डॉग हैं और भी बहुत सारे हैं, राइट। तो ये सभी जितने भी करेक्टर्स हैं इनमें से कौन सा करेक्टर क्या काम करता है। अगर किसी प्रकार का कोई कोटेशन उन्होंने यूज किया है, मतलब किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट दिया है, तो वो आपको ध्यान रखना होगा कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट या फिर ये पर्टिकुलर कोटेशन किस पर्टिकुलर करेक्टर से बिलोंग करता है।
इसके अलावा आपको ध्यान रखना होगा, जैसे अगर हम एनिमल फार्म की बात करें तो जितने भी करेक्टर्स हैं वो रियल लाइफ में, या फिर अगर हम रशियन रिवॉल्यूशन की बात करें तो रशियन रिवॉल्यूशन में किसी ना किसी को वो रेफरेंस क्रिएट करते हैं। जैसे नेपोलियन किसका रेफरेंस देता है, बेंजामिन किसका रेफरेंस देता है, या फिर ओल्ड मेजर से जॉर्ज ऑरवेल ने किसको प्रेजेंट किया है, यहाँ पर जो डॉग्स हैं उनके द्वारा जॉर्ज ऑरवेल ने किसे प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो किस पर्टिकुलर, देखो किस पर्टिकुलर करेक्टर या फिर किस पर्टिकुलर थिंग के जरिए एक राइटर ने, एक नोवेलिस्ट ने क्या डेपिक्ट करने की कोशिश की है, वो आपको ध्यान रखना होगा, और इसे हम कहते हैं सिंबल्स, राइट। तो यहाँ पर क्या क्या सिंबल्स यूज हुए हैं और उन सिंबल्स को रियलिटी में किससे रिलेट किया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट थीम्स ध्यान रखनी होंगी, राइट। इंपॉर्टेंट थीम्स का आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे अगर आप एनिमल फार्म पढ़ रहे हैं तो एनिमल फार्म में इंपॉर्टेंट थीम्स क्या क्या हैं, अगर आप कोई एक ऐसे पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या मैसेज दिया गया है, या फिर जो राइटर है वो एक अल्टीमेट उसका गोल क्या है, वो क्या कास्केड करना चाहता है, वो क्या बताना चाहता है अपने पर्टिकुलर वर्क के थ्रू, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम नोवेल में देखें तो देखो 7 कमांडमेंट्स आपको दिए गए हैं, कुछ बुक्स में 7 कमांडमेंट्स हैं और कुछ बुक्स में 10 कमांडमेंट्स हैं। तो 10 कमांडमेंट्स पूछे जाएं या फिर 7 कमांडमेंट्स पूछे जाएं, एक ही है, आपको आंसर पता होना चाहिए। और इनमें आपको एग्जैक्टली नाम पता होना चाहिए, एग्जैक्ट इनका डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए कि ये ओवरऑल कमांडमेंट्स क्या हैं, किसके द्वारा दिए गए हैं। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है स्टोरी पे बेस्ड, जैसे एनिमल फार्म में जो ड्रीम था वो किसके द्वारा देखा गया था, राइट। इसके अलावा जो कमांडमेंट्स थे वो किसके द्वारा लाए गए, फिर इन्हें ब्रेक किसके द्वारा किया गया, किसको क्या ड्यूटीज दी गई, किसने क्या रोल प्ले किया है। इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इनके अलावा भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सपोज आपने अगर स्टोरी पढ़ी है तो आप जब आप स्टोरी पढ़ते हैं या फिर ऐसे पढ़ते हैं तो एक करेक्टर का दूसरे करेक्टर के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट होता है, या फिर कुछ ना कुछ किसी प्रकार की कोई कंसेप्शन या परसेप्शन होती है, तो वो परसेप्शन पर बेस्ड आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं कि बताइए ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट या फिर ये जो परसेप्शन या ये जो ओवरऑल स्टेटमेंट दिया गया है ये किस पर्टिकुलर करेक्टर को या फिर किस पर्टिकुलर थिंग को या सिंबल को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको दे दिए जा सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे अधिक इम्पोर्टेंट, मैं अभी भी कहूँगा सबसे अधिक इम्पोर्टेंट आपको 3 या 4 ही चीज़ें मेनली फोकस करना। एक तो सबसे पहले आपको सभी वर्क्स और उनके राइटर्स के नाम याद होने चाहिए और पब्लिकेशन ईयर्स याद होने चाहिए, राइट। और अगर इसके साथ साथ आप ये भी याद कर सकें कि वो किस पर्टिकुलर वर्क का पार्ट है तो और भी अच्छा रहेगा। उसके बाद में इसके जितने भी इम्पोर्टेंट करेक्टर्स हैं वो भले ही मेजर करेक्टर हो या फिर माइनर करेक्टर हो। हाँ, इसमें यहाँ पर करेक्टर्स पे क्वेश्चन बन जाता है अक्सर। देखो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस में आपको हेल्प करूँगा। जैसे करेक्टर्स के टाइप होते हैं, करेक्टर्स को अगर हम चाहें तो मेजर और माइनर करेक्टर के रूप में भी क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट। और अगर हम करेक्टर्स को चाहें तो और भी एक प्रकार से इन्हें क्लासीफाई किया जा सकता है, स्टैटिक करेक्टर या फिर डायनेमिक करेक्टर। तो इन दोनों ही क्लासिफिकेशंस में मतलब बताता हूं मैं आपको। देखो अगर आप एनिमल फार्म जो नोवेलेट है, अगर आप आपने अगर बहुत अच्छे से स्टडी किया है तो जो नेपोलियन है, ओल्ड मेजर है, मिस्टर जोन है, बेंजामिन है, ये कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जो कि ओवरऑल स्टोरी में बहुत अधिक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये तो हो गए आपके मेजर करेक्टर। अब यहीं पर अगर इसी स्टोरी में कहूँ तो जो डॉग्स हैं या फिर जो डक है या फिर आपकी स्क्वेलर है या फिर और जो अदर माइनर करेक्टर हैं जिनका बहुत कम रोल है, जिनका रोल कम होता है वो माइनर करेक्टर्स कहलाते हैं, जिनका रोल अधिक होता है और अधिक इम्पोर्टेंट करेक्टर्स होते हैं वो आपके मेजर करेक्टर कहलाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन कम बनेगा लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा बनने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं स्टैटिक और डायनेमिक की, तो एक ऐसा करेक्टर जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स शुरुआत से लेकर के वर्क के एंड तक चेंज ना हो। अगर कोई एक करेक्टर शुरुआत से लेकर के
एंड तक पॉजिटिवली ही शो किया गया है या फिर निगेटिवली ही शो किया गया है, तो अगर उसके करेक्टर चेंज नहीं होता है तो वो स्टैटिक करेक्टर कहलाता है। और अगर उसके करेक्टर में या उसके करेक्टरिस्टिक्स में चेंजिंग होती है कि पहले वो बुरा दिखाया जाए, फिर बाद में अच्छा दिखा दिया जाए, फिर बुरा दिखा दिया जाए, फिर अच्छा दिखा दिया जाए, राइट। तो इस प्रकार से अगर मैनिपुलेशन होता है उसके करेक्टरिस्टिक्स में, तो इस प्रकार के करेक्टर डायनेमिक करेक्टर कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी एक करेक्टर का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए ये स्टैटिक करेक्टर है या फिर डायनेमिक करेक्टर है, राइट। या फिर मेजर और माइनर के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर एनिमल फार्म से क्वेश्चन बनते हैं तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे एनिमल फार्म किस प्रकार का वर्क है, राइट। तो एनिमल फार्म को आपको टाइप के अकॉर्डिंग बताना होगा। देखो नोवेलेट तो आप जानते हैं, लेकिन नोवेलेट के अलावा किस प्रकार का वर्क है, जैसे अगर मैं कहूँ ये एलजी है या फिर एलेग्री है या फिर सटायरिकल है, राइट, या फिर सटायर है या फिर नन ऑफ दी अबव है, ऐसे कुछ भी ऑप्शन आपको दे दिए जा सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर ऐसे या फिर इस पर्टिकुलर वर्क के रिगार्डिंग, और यहाँ पर आपको वर्क का टाइप डिफाइन करने के लिए बोला जा सकता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसे या फिर कौन सा पर्टिकुलर वर्क किस टाइप का है। तो यहाँ पर अगर मैं एनिमल फार्म की बात करूँ तो एनिमल फार्म एलेग्री भी है और साथ ही साथ एक सटायर भी है, राइट। तो इसमें दोनों ही हैं और इसी वजह से इनके दोनों ही आंसर सही रहेंगे। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया है। यहाँ पर अगर इस प्रकार का कोई केस बनेगा तो बोथ बी एंड सी इस प्रकार के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है और इस प्रकार से अगर आप स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ध्यान रखना आपको स्टोरी से ज्यादा जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो डेटा आपको दिया गया है, जो व्यक्ति के नाम दिए गए हैं, जो कैरेक्टर्स के नाम दिए गए हैं, जो थीम्स प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, जिन पर्टिकुलर सिंबल्स को यूज किया गया है, जिन पर्टिकुलर प्लेसेस को यूज किया गया है, उन्हें आपको बेसिकली ध्यान रखना है, राइट। तो ये जितना भी डेटा या जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, आप उसे बहुत अच्छे से लर्न करें अगर आप बहुत अच्छे से नंबर पाना चाहते हैं तो स्टोरी से ज़्यादा आप इस प्रकार की फैक्चुअल डिटेल को याद रखने की कोशिश करें और इसका बार बार रिवीजन करें। जब आप कहीं से भी पढ़ें, भले ही वो गूगल से पढ़ें या फिर आप अपने यूनिवर्सिटी की बुक से पढ़ें या क्वेश्चन बैंक से पढ़ें, जब भी अगर आप इस प्रकार का कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं तो उसे हाईलाइट कर लें या फिर कहीं पर नोट डाउन कर लें और उसका बार बार रिवीजन करें ताकि भूलने के चांसेस ना रहें। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को गुड विशेष शेयर करना चाहूँगा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए। आप बहुत अच्छे से पेपर अपना अटेम्प्ट करें। थैंक यू गाइज।